नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पूर्व राज्यपाल के खुलासे से बैकफुट पर आई मोदी सरकार की, कर्नाटक में राहुल गांधी की गूंज की, बात करेंगे बीजेपी में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी की और जानेंगे कैसे केजरीवाल के मुद्दे पर एकजुट हो रहा है विपक्ष। इसके अलावा और भी कई खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का बीजेपी नेतृत्व को अल्टीमेटम, कहा कल तक इंतजार करूंगा, टिकट नहीं मिली तो भी चुनाव लड़ूंगा। राजस्थान के भरतपुर में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अमित शाह ने पायलट गहलोत विवाद पर ली चुटकी, बोले झगड़ा बेवजह, सरकार तो बीजेपी की ही बननी है। यूपी निकाय चुनाव के लिए सपा ने मेयर उम्मीदवारों का किया ऐलान, पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से ओपी सिंह को बनाया उम्मीदवार। मेहुल चोकसी को भारत लाना हुआ और मुश्किल, एंटीगुआ कोर्ट से भगोड़े को मिली बड़ी राहत, भारत आना लगभग असंभव। ये तो थी सुर्खियों और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कई राज्यों के राज्यपाल रहे और पद पर रहते हुए बेबाकी से अपनी बात कहने वाले सत्यपाल मलिक के तेवर बीजेपी को डरा रहे हैं। अब उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम को जम्मू कश्मीर के बारे में अज्ञानी तक कह डाला है और पुलवामा मामले में मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मलिक के इन खुलासों से राजनीति में भूचाल आ गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। अंग्रेजी वेबसाइट द वायर के लिए करण थापर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि पीएम को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। मलिक का दावा है कि पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं है पता। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर गफलत में हैं और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना देना गलत है और उसे तुरंत राज्य का दर्जा लौटाना चाहिए। करण थापर से चर्चा में मलिक ने सनसनीखेज दावा किया। फरवरी 2019 में पुलवामा में जो आतंकी घटना हुई थी उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी गलती थी। आपको बता दें कि पुलवामा की घटना के दौरान सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पूर्व राज्यपाल का आरोप है कि पुलवामा हमला खासकर सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा था। मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए विमान मांगा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सीआरपीएफ ने जिस सड़क से जवानों को भेजा, पहले वहां की अच्छे से पड़ताल नहीं की। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और इस मामले पर किसी से ज्यादा नहीं बोलने की हिदायत दी थी। मलिक ने यह भी कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी उनसे पुलवामा घटना पर चुपचाप रहने को कहा था। मलिक का आरोप है कि इसका मकसद चुनावों में सरकार और बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के प्रकाशित होने के बाद द टेलीग्राफ ने इस मुद्दे पर पीएमओ का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं दिया गया। मलिक के इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है और मलिक के आरोपों पर जवाब मांगा है। इससे पहले मलिक बीजेपी नेता राम माधव पर भी गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इन आरोपों में मलिक ने रिश्वत देने का आरोप लगाया था। अब मलिक के इन खुलासों से राजनीति में भूचाल आना लाजमी है। सत्यपाल मलिक के खुलासे से मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी बैकफुट पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। राज्य में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के लिए रैली करने में जुटे हैं। इस बीच राहुल गांधी रविवार को कोलार में पार्टी की एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। राहुल ठीक उसी जगह पर रैली करने वाले हैं जहां उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के कोलार में होने वाली रैली को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। राहुल गांधी रविवार को कर्नाटक में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। ये रैली कई मायनों में काफी खास है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा 2 दिन का रहने वाला है। कांग्रेस की राज्य इकाई का कहना है कि राहुल गांधी रविवार सुबह बेंगलुरु पहुंचेंगे और वहां से कोलार जाएंगे। कोलार में राहुल गांधी जय भारती रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद रविवार शाम को राहुल गांधी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के पास 750 लोगों के बैठने की क्षमता वाले बने इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पहले राहुल गांधी की रैली 5 अप्रैल को होनी थी, जिसे बाद में चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और दूसरे कारणों से पहले 9 अप्रैल और फिर 16 अप्रैल को कर दिया गया। साल 2019 में कोलार में ही एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बीते दिनों उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
कोलार में राहुल की रैली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने अपनी दूसरी सीट के रूप में कोलार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सिद्धारमैया को पार्टी की ओर से पहले ही मैसूर जिले के वरुणा से मैदान में उतारा जा चुका है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है, वहीं 3 दिन के बाद 13 मई को मतगणना होगी। राहुल गांधी पर देश भर की नजरें हैं। नजरें तो कर्नाटक कांग्रेस पर भी हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी से एक कदम आगे नजर आ रही है। आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। अब तक कांग्रेस 209 उम्मीदवारों के नामों का खुलासा कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी बागियों की बढ़ती बगावत को सुलझाने में उलझी हुई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को कांग्रेस ने 98 सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सावदी का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए कर्नाटक में अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। आज कांग्रेस ने सावदी को टिकट देकर बीजेपी के दर्द में इजाफा कर दिया है। वहीं कोलार सीट से कोथूर जी मंजूनाथ को टिकट दिया गया है। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। 124 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट कांग्रेस ने 25 मार्च को ही जारी कर दी थी। वहीं 42 उम्मीदवारों वाली दूसरी लिस्ट 6 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। तीसरी लिस्ट के मुताबिक शिवमोगा ग्रामीण सीट से श्रीनिवास करियाना और शिवमोगा सीट से HC योगेश को उम्मीदवार बनाया गया है। बेलारी से पार्टी ने नारा भारत रेड्डी को टिकट दिया है। चिकबल्लापुर सीट से पार्टी ने प्रदीप ईश्वर अय्यर, बेंगलुरु दक्षिण से RK रमेश, हासन सीट से बानाबासी रंगास्वामी और चामराजा सीट से के हरीश गौड़ा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे DK शिवकुमार कनकपुरा और सिद्धारमैया वरुणा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सिद्धारमैया ने कोलार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जहां से कांग्रेस ने अब कोथूर जी मंजूनाथ को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने बीते मंगलवार को 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। वहीं 12 अप्रैल को बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों वाली दूसरी लिस्ट जारी की थी। जेडीएस ने भी अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। पहले जेडीएस ने 93 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीते साल दिसंबर में ही जारी कर दी थी। शुक्रवार को जेडीएस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। कर्नाटक की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। नतीजे तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत ने सत्ता पर काबिज बीजेपी पर काले धन को लेकर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब वो विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं तो काला धन क्या लेकर आएंगे। राउत ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वो सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। संजय राउत और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं। मीडिया से बात करते हुए राउत ने मोदी सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। संजय राउत ने कहा कि मोदी विजय माल्या को वापस लाने में असमर्थ हैं, तो वो काला धन कैसे लाएंगे। ये सरकार की विफलता है। वो केवल बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। इधर केंद्रीय जांच एजेंसी के गलत इस्तेमाल को लेकर भी राउत ने मोदी सरकार को घेरा है। CBI की दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजने पर संजय राउत ने कहा, केजरीवाल को नोटिस मिला है। बीजेपी ED और CBI का इस्तेमाल कर NCP को तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या ये सरकार है? वो एक गिरोह चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को CBI के समन पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, CBI ने केजरीवाल को समन भेजा है। बीजेपी कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि उत्पीड़न किया जा रहा है। ये तो होना ही था। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से उभर रहे हैं। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद भुलाकर एक आवाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये लोकतंत्र को खत्म करना है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश करार दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को रविवार को सुबह 11 बजे CBI मुख्यालय में पेश होना है। केजरीवाल से दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ होगी। मनीष सिसोदिया इसी मामले में जेल में बंद हैं। संजय राउत के इन तेवरों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुश्किल में तो केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को CBI ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा। CBI रविवार को केजरीवाल से पूछताछ करेगी, लेकिन इस समन से मोदी सरकार खुद घिरती हुई नजर आ रही है और विपक्ष एक बार फिर से सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन में शामिल हो गए। नीतीश के लालू यादव से हाथ मिलते ही वो मुसीबत में आ गए। आजकल CBI और ED परिवार लालू परिवार को सम्मन भेज रही है और पूछताछ भी कर रही है। हाल ही में नीतीश दिल्ली आए थे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मिले तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी नजर दिल्ली के CM पर पड़ गई। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में CBI का सम्मन केजरीवाल के पास आ गया है। 16 अप्रैल को उनसे पूछताछ भी होगी, लेकिन
इस बार सीबीआई का ये समन विपक्षी एकता को मजबूत करने वाला दिखाई दे रहा है। पूरा विपक्ष दिल्ली के सीएम के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सीबीआई समन से नाराज दिल्ली सरकार ने विधानसभा का एक विशेष सत्र सोमवार को बुलाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी देश के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है और यही वजह है कि उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर फोन से केजरीवाल से बातचीत की। वहीं नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, आप लोग देखिए अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया है, अपने राज्य में कितना बेहतर काम कर रहे हैं, कितनी इज्जत है उनकी, समय आने पर इसका जवाब वो खुद देंगे। इसी के साथ ही राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी उनका समर्थन किया और एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, सीबीआई ने केजरीवाल को सम्मन भेजा है। भाजपा का कहना है कि ये कानूनी तरीका है। मेरी राय है कि यह निश्चित रूप से उत्पीड़न है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर गैंग चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं तो देश में कोई और ईमानदार है ही नहीं। भगवा पार्टी सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग कर विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार विपक्ष को तोड़ने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन विपक्ष एकजुट रहेगा और हर मुश्किल वक्त का सामना करेगा। केजरीवाल को मिले सीबीआई के समन से सियासी पारा काफी गर्म है। सियासी तापमान तो 2024 के लोकसभा चुनावों ने भी बढ़ा रखा है। 2024 के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। मोदी सरकार की घेराबंदी की रणनीति तैयार की जा रही है। गठबंधन की सूरत 3 से 4 महीने में साफ हो जाएगी और गठबंधन को लेकर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सिर्फ गठबंधन की ही बात नहीं कही है, बल्कि ये भी बता दिया कि सीटों का मामला कब तक हल हो जाएगा। केंद्र में मजबूत विपक्षी एकता की रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई मुलाकात के बाद अचानक ही विपक्षी गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। नीतीश के बाद शरद पवार ने भी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी की मुलाकात टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के चीफ उद्धव ठाकरे से होगी। इन मुलाकातों के बीच नीतीश कुमार ने विपक्ष का आगे का प्लान बताया है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष किस तरह से चुनाव लड़ेगा, ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सभी दलों से बात हो गई है। बहुत जल्द ही ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक होंगी। सभी एक साथ जल्द ही बैठक कर तय कर लेंगे कि कौन सी पार्टी कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई सीपीएम से बात हो गई है। धीरे धीरे सभी पार्टियों को एक मंच पर लाया जाएगा। सब एक दूसरे से बात करेंगे। मतलब साफ है कि विपक्षी एकता के साथ चुनाव से काफी पहले सीट बंटवारे का मामला सुलझ जाएगा। विपक्षी गठबंधन को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा पहले ही दावा कर चुके हैं कि ये काम 4 महीने में पूरा हो जाएगा और उसके बाद सीट शेयरिंग की कोशिशें तेज हो जाएंगी। साफ है विपक्ष इस बार 2019 वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात बिकने जा रही एक और सरकारी कंपनी की। मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी को बेचने की तैयारी कर ली है। विनिवेश के टारगेट को पूरा करने के लिए एक और सरकारी कंपनी को दांव पर लगा दिया गया है, जिसके लिए 14 अप्रैल को एक बड़ी बैठक हुई थी। सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए प्राइवेट सेक्टर की 4 कंपनियां मैदान में हैं। तो कौन सी कंपनी को बेच रही है मोदी सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी को बेचने की तैयारी पूरी कर ली। ये सरकार के विनिवेश लक्ष्य का हिस्सा है। सरकार को इस कंपनी में इक्विटी सेल से करीब 6000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस नीलामी के साथ ही सरकार इस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट हाथों में दे देगी। इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक सरकार अगले महीने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल बिड्स मंगवा सकती है। कंपनी की इक्विटी खरीदने में कई कॉर्पोरेट्स ने अपनी इच्छा जाहिर की है और 4 बड़ी कंपनियां अपनी बिड अगले महीने ही सरकार को सौंप सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदने के लिए वेदांता रिसोर्सेज, सेफ सी सर्विस, JM Baxi और मेघा इंजीनियरिंग शामिल है। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक तौर पर ना तो इन कंपनियों की ओर से कुछ कहा गया है और न ही वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसकी वजह कंपनी की नॉन कोर एसेट्स को मूल कंपनी से अलग करके एक अलग कंपनी बना देना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास दक्षिण मुंबई में शिपिंग हाउस, पवई में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दूसरी कई बड़ी संपत्तियां हैं। कंपनी के विनिवेश के तहत इन कंपनियों की बिक्री सरकार नहीं करने जा रही है, बल्कि इन्हें एक अलग कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड को सौंप दिया जाएगा। पहले सरकार शिपिंग बिजनेस को बेचेगी, उसके बाद इन संपत्तियों पर विचार करेगी। सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 63.75% हिस्सेदारी को बेचेगी। इसी के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। कंपनी के बाकी बचे शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव।
नमस्कार।